आवाज दे रहा हो दर्द जब आदमी का दर बदल, हम अगर चुप रहे तो जमाना क्या कहेगा। नमस्कार, मैं संजीव तिवारी, लर्निंग विद संजीव तिवारी चैनल में आप सबका स्वागत है। इसी नाम से यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम पे कम्युनिकेशन हो सकता है और टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध होगा। कुछ समय पहले मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही क्लास शुरू करेंगे, तो उसके डिले होने के पीछे रीजन ये रहा कि स्टडी मटेरियल आपका तैयार करा रहे हैं कि जो यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग हो और खासकर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, तो मैटर तैयार हो रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन संभवतः अगस्त लास्ट तक हम कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग जो भी बड़े ब्रांड हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, उन सब के साथ मैंने पढ़ाया है। ये अलग की बात है कि मैं एक छोटे से हिस्से को कवर करता था, बट जानता यूपीएससी के बारे में पूरी तरह हूँ, कंप्लीटली। और सबसे बड़ा सत्य ये जानता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, उनमें से मोर देन 85% कैंडिडेट वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब वो अपने लिए मार्गदर्शन लेते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। एक बात यह भी कही जाती है कि थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। तो इतने वर्षों तक पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि जीवन एक लिमिटेड समय तक का है, तो क्यों ना वो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए जिससे उन सबका भला हो सके। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बहुत दूर तक सफर नहीं तय कर सकते, तो उनके लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी की जर्नी में इतने संस्थानों में पढ़ाने के बाद मैंने ये पाया कि विद्यार्थी 2 साल 3 साल, कोचिंग वाले तो कहते हैं 14 महीने और 18 महीने में कोर्स कवर कर देंगे, पर कोर्स कवर होता नहीं। वो 2.5 साल 3 साल तक खिंच जाता है। उसके बाद जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो ये है कि एक तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे वो किसी काम के भी नहीं रह जाते, टोटली अनएम्प्लॉयड। उसका रीजन क्या है कि जो उनकी क्लासेस चली, जो उन्होंने स्टडी किया, वो सिस्टमेटिक नहीं किया। अदरवाइज मुझे लगता है कि यदि कोई एक विषय भी ढंग से किसी ने पढ़ा हो और उसको ज्ञान होगा, तो ज्ञान तो कभी भी रोजगार नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम संकटों और बातों को जानने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि कभी न कभी तो निर्णय लेना पड़ेगा, किसी न किसी को निर्णय लेना पड़ेगा। तो एक बड़ी फेमस लाइन है दुष्यंत कुमार की कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ दीवारें हिलाना मेरी कोशिश नहीं, कोशिशें हैं कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, आपके सीने में सही, शर्त इतनी है कि ये आग जलनी चाहिए। तो सवाल है कि जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन सेल्फ बिहाफ पे करेगा, वो कैसे करेगा। सिलेबस के बाद एक और हिस्सा होता है माइक्रो सिलेबस। आज की इस क्लास में, आज इस के वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि आप माइक्रो सिलेबस तक कैसे पहुंचे और कौन कौन हिस्से पे आपको नजर रह जानी है। बट आपको मेरे से सिर्फ इतना एक वादा करना है कि जो भी माइक्रो सिलेबस आप देखेंगे, अगले एक हफ्ते के अंदर, यानी अगले 7 दिन या 10 दिन के अंदर, उन सारे टॉपिक पे आपका अपना एक व्यू होना चाहिए। यानी टॉपिक कोई बोल दे या आप सुन लें तो आप उसको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी रखते हो। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, शून्य से होती है। यदि शिखर तक जाना है तो शुरुआत हमें शून्य से ही करनी होगी। ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको माइक्रो सिलेबस बताएंगे, एक जनरल स्टडी में कैसे पढ़ेंगे। हम आपको ये बताएंगे किसी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं प्री और मेंस के, वो भी इन फ्यूचर आपको पीपीटी के माध्यम से उपलब्ध होंगे, क्लास के माध्यम से उपलब्ध होंगे। आप घर बैठे चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टॉपिक आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कई बार विद्यार्थी पूछता है कि सर नए टॉपिक को हम कहाँ से कवर करें, कैसे लिखें। एक बड़ा फेमस लाइन है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी न्याय में देरी न्याय की हत्या के समान है। यही आज के टाइम में कोचिंग इंडस्ट्री का हाल है। क्योंकि विद्यार्थी सपने लेके आता है कि मैं साल 2 साल में सिलेक्शन ले लूंगा, घर वालों से वादा करके आता है, और होता क्या है अंजाम, कोर्स ही नहीं कंप्लीट होता, तो कहां से तैयारी करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सिलेबस और माइक्रो सिलेबस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स बताएंगे और कुछ पॉइंट को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, यूपीएससी पृष्ठभूमि और पाठ्यक्रम। ये तो छोटी बात है, यह है परीक्षा की संरचना।
यानी यूपीएससी का जो एग्जाम है वो किस स्ट्रक्चर पे काम करता है। और याद रखिएगा, एक वीडियो मैंने बताया था कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए केवल 3 बातें चाहिए, चौथी नहीं। ताकत, बुद्धि और फुर्ती। ताकत होगी, बुद्धि होगी, फुर्ती होगी, तो जाहिर सी बात आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो इसमें ये देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है और सीसेट का। आज के टाइम में सीसेट नो डाउट बहुत टफ पेपर है, और इसमें वो विद्यार्थी तो फेल होते ही होते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो लोग भी फेल होते हैं जो बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स हैं। कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थी भी फेल होते हैं। उसका कारण है वो समझते हैं कि मैथ्स एंड रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ सीसेट, बट ऐसा नहीं है। ये मैथ्स रीजनिंग का पार्ट नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। यानी टॉपिक कहीं से भी हो, क्वेश्चन के पूछने का तरीका और उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो क्या है, एप्टीट्यूड। तो ये तो पूरी क्लासेस मैं करवाऊंगा, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी होगी, यानी जिसे आप शुद्ध हिंदी में मैथ कहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई होगी, डेटा सफिशिएंसी होगी, आंकड़ों की पर्याप्तता। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये मैं पढ़ाता ही हूँ। कॉम्प्रहेंशन की ज़्यादा क्लासेस होंगी, कम से कम 15 क्लासेस होंगी, जिसमें 5 से 6 क्लास हम आपको कॉम्प्रहेंशन की थ्योरी बताएंगे। उसके बाद शेष क्लासेस हमारी प्रैक्टिस की होंगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट पे, जीएस पे। जीएस के लिए आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं। आपने सिलेबस देखा होगा, अभी मैं सिलेबस पे डिस्कस भी करूंगा। उसके बाद माइक्रो सिलेबस मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, यानी किसी सिलेबस के किसी हिस्से में सब टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे लगता है बड़ी मेहनत से आप थोड़ा सा प्रयास करके यहां सफलता पा सकते हैं। सेकेंड स्टेज होता है मुख्य परीक्षा। इसमें 9 पेपर होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एसए होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल के बारे में भी कई बार विद्यार्थी मेरे से व्यक्तिगत तौर भी पूछते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि ऑप्शनल हमेशा वही लेना चाहिए जो आपके मन को पसंद हो, यानी जो आपकी आत्मा को पसंद हो। दूसरों को कहने से कभी भी ऑप्शनल न लें, या मार्केट में कोई आपको मोटिवेट कर दे रहा है तो उनके अकॉर्डिंग ऑप्शनल न लें, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब होता है जो आपके मन से निकले, यानी जो आपकी हॉबी हो, ऐसा विषय जो आपके दिल को छूता हो, वो आपका ऑप्शनल होना चाहिए। इसके बाद साक्षात्कार होता है, व्यक्तित्व परीक्षण। ये 275 नंबर का होता है, ये मार्क भी इसमें इंक्लूड होता है। एक सिंपल सा डेटा था जो आपकी जानकारी के लिए था। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। ये जो सिलेबस यहाँ दिख रहा है अभी आपको, ये माइक्रो सिलेबस नहीं है, ये मुख्य परीक्षा का वो सिलेबस है जो ऑलरेडी यूपीएससी ने दे रखा है। इसके बाद हम माइक्रो सिलेबस में आएंगे। तो मुख्य परीक्षा में इतिहास में प्राचीन भारत है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। यानी कोई ये टॉपिक नाम ले, वैदिक काल बोले तो वैदिक काल के बारे में आपको सारा स्ट्रक्चर समझ में आए, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, है ना, सोसाइटी, वहां का समाज कैसा था, किस समाज में किस तरह से लोग रहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन। यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है भक्ति सूफी आंदोलन से, इसलिए इस पे फोकस रखें। आधुनिक भारत में जब आप आएंगे तो ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, 1857 क्रांति। सामान्यतः मॉडर्न इंडिया से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो 1857 के क्रांति के आसपास होते हैं। क्योंकि और सवाल यह है कि यहाँ से पूछे क्यों जाते हैं, यहाँ से इसलिए पूछे जाते हैं कि अभी लेटेस्ट की घटना है, कुछ वर्ष पहले की, और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, खासकर आईएएस या आईपीएस बनने के बाद, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विश्व इतिहास में आएंगे तो औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध और शीत युद्ध, ये मेंस का पार्ट है। इसके बाद भारतीय संस्कृति पे आ जाए, कल्चर से सवाल जरूर बनता है। कारण क्या है, कल्चर से क्यों बनता है? जैसे मैं कई विद्यार्थियों से कहता ना, पहले यूपीएससी के बारे में जानो, नो अबाउट द यूपीएससी। तो नो अबाउट द यूपीएससी यानी यूपीएससी क्या चाहता है? यूपीएससी वही चाहता है जो गवर्नमेंट चाहती है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो पूरा विश्व चाहता है। आज के टाइम में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, छोटा सा गांव है, और जाहिर सी बात है सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो हमेशा जो चैलेंज आएगा वो किसके सामने आएगा? ब्यूरोक्रेट्स के सामने आएगा, फॉरेन सर्विस में आएगा, पुलिस सर्विस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल ये है कि चूंकि कल्चरल फाइट ज्यादा चल रही है, हर देश अपने आप को कल्चर के रूप में बड़ा समृद्ध दिखाना चाहता है, तो कल्चर से सवाल बनेंगे। कल्चर में क्या क्या होगा? सांस्कृतिक विरासत में कला, स्थापत्य, संगीत और नृत्य।
नृत्य कलाएं में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय और लोक नृत्य परंपराएं। स्थापत्य में मंदिर, मस्जिद, किले, विभिन्न शैलियां और ऐतिहासिक महत्व। संगीत एवं चित्रकला में हिंदुस्तानी, कर्नाटक संगीत, मुगल, राजपूत चित्रकला शैलियां। इसके बाद हम आएंगे माइक्रो सिलेबस में, पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लें। अब आ जाते हैं जियोग्राफी में, यानी भूगोल में। भूगोल में हमें क्या जानना है, और याद रखना ये सारे टॉपिक आपके टेबल के सामने लिखे होने चाहिए जहां आप पढ़ते हैं। जब आप खाली बैठे वहां बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग तुरंत जो है जलवायु पे चला गया, तो जब जलवायु चला गया, जलवायु के बारे में जो भी आपके डेटा आ रहा होगा रिवाइज हो जाएगा। विद्यार्थी पूछता है कैसे रिवीजन करें, ऐसे ही होता है। यहां लिखा है मृदा, मिट्टी, तो आपको पता है भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें भी होती हैं। तो जैसे ही आप मृदा देखें आपके दिमाग में सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए। तो भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों में भौतिक भूगोल है, स्थलाकृति, जलवायु, नदियां और मृदा। भारतीय भूगोल में संसाधन, कृषि और जनसंख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संसाधन, कृषि एंड जनसंख्या, है ना, क्योंकि कृषि और जनसंख्या और संसाधनों का ही बंटवारा तो हो रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद विश्व भूगोल में आ जाते हैं, महाद्वीप, महासागर और देश। विश्व भूगोल भी इस समय इसलिए इंपॉर्टेंट बना हुआ क्योंकि पूरा विश्व जो है ग्लोबल विलेज हो चुका है, इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय भूगोल, पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, ये स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। भारतीय भूगोल में राज्य, संसाधन, कृषि, जनसंख्या। भौतिक भूगोल में स्थल रूप, जलवायु, नदियां, मृदा। विश्व भूगोल में महाद्वीप, महासागर, पर्यावरण। आप इसकी कॉपी जरूर कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, यानी पॉलिटी में। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व और संशोधन। इसमें संशोधन जो है अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शासन प्रणाली, आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो शासन प्रणाली है, क्योंकि शासन से संबंधित ही सारी बातें हो रही। संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको इंपॉर्टेंट में रखना। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका के कार्य एवं अधिकार। जब इसके बारे में हम जानते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधायिका और इसके कार्य, तो हम इसको पंचायती राज तक ले जाएंगे, यानी निचले लेवल तक। जैसे मैंने चर्चा किया था ना एक जगह वीडियो में, शॉर्ट में मैंने बोला था कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, इनका गठन कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, कोरम कब पूरा होता है, इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। और जब हम रिवीजन करने बैठे तो हमें पता ही हम गांव से शुरू करेंगे, नीचे से। गांव के बाद ब्लॉक पे आएंगे, क्षेत्र पंचायत पे, फिर आएंगे जिला पंचायत पे, फिर विधानसभा पहुंच जाएंगे, फिर विधानसभा से लोकसभा पहुंच जाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका, आप जानते हैं आजकल न्यायपालिका काफी सक्रिय हुई है, तमाम तरह के नए नए मुद्दे हो रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका के अधिकार, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र, इनसे संबंधित भी प्रश्न बनता है। पॉलिटी का हिस्सा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आ जाए अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम से चलता है। सिस्टम में क्या है, मूल अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए, वो आप 9, 10th की एनसीईआरटी और 11, 12th की एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। जीडीपी क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, जो फाउंडेशन वाला हिस्सा है वो आपको एनसीईआरटी कवर करा देगी। विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट की न्यूज आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 मैगजीन आती है, योजना और कुरुक्षेत्र, वो इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वो यहां से कवर कर लेगा। सरकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य स्तर की योजनाएं, ये भी यहां से कवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी मैगजीन में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां आर्टिकल दिया होगा। मैगजीन में क्या होता है, फैक्ट दिए होते हैं, फैक्ट किसी को याद नहीं होता, तो बच्चा क्या करता है, महीने भर पता चला फैक्ट पढ़ रहा है, अगले महीने की मैगजीन आ गई, पिछला वाला भूल गया, तो उसको लगता है हम ये कर ही नहीं सकते, आई कांट डू, बट मुझे पता है यू कैन डू। बट क्या होना चाहिए, वो आर्टिकल के तौर पे होना चाहिए। तो योजना और कुरुक्षेत्र से ये हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। बजट एवं कर, केंद्रीय बजट, जीएसटी, वित्त आयोग, ये आपको न्यूज़पेपर कवर करेगा, तो यहां से आप हिस्सा ये देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण में क्या क्या है, परिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला, परिस्थिति तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कारण क्या है कि फूड की आवश्यकता तो हमेशा ही पड़ेगी, तो फूड का जो चक्र है यानी सर्कल, वो हमें पता होना चाहिए जैव विविधता में। इसके अलावा
राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य IUCN वर्गीकरण संरक्षण प्रयास, इसे में जानने की जरूरत है। ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जलवायु परिवर्तन सबसे खतरनाक यही है। जब आप जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे हो तो बहुत सी चीजें आएंगी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन पर लोगों की लाइफ स्टाइल में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन से और क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना ऊर्जा खपत हो रही है, जलवायु परिवर्तन होगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो कहाँ कहाँ खतरा पैदा हो रहा है, ये भी हम आप कवर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रौद्योगिकी, इसमें विज्ञान नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। इसरो मिशन, उपग्रह, चंद्रयान, मंगलयान, ये हर 7 दिन में एक, पहले तो 2 नहीं तो 1 न्यूज रहती ही रहती है साइंस टेक से संबंधित, किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज में। बट ये किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो अगर आप हिंदी जानते हैं, आपने न्यूज पढ़ लिया, तो आप गूगल पे सर्च कर लो। इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो द हिंदू में ऑलरेडी एक्सप्लेन होगा ही, या इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने टॉपिक देखा हिंदी में, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में छोटा सा निकला होगा, आपने उसको देखा, आपको लगा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, तो जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही पता चल जाए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप तुरंत गूगल करो और उससे डिटेल एक नोट्स बना लो। सूचना प्रौद्योगिकी, AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, डेटा प्राइवेसी, ये एकदम बिल्कुल छाया हुआ है मुद्दा टेक्नोलॉजी का। जैव प्रौद्योगिकी, जीन एडिटिंग, टीकाकरण, कोविड-19 अनुसंधान, कोविड तो खैर बीती गया। नैनो टेक्नोलॉजी, अनुप्रयोग, जोखिम, भारत की नीतियां, ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे मजबूत है वो ये वाला हिस्सा है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम फोर्थ पेपर, ये है फोर्थ पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इसको लेके भी तमाम तरह के लोग धारणाएं फैला के रखते हैं। तमाम लोग बताते हैं कि ये ऐसे होगा, इसको ये पढ़ना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पहली बात, हमें तमाम मोरल स्टोरी पता होनी चाहिए, ढेर सारी, वो आप सेल्फ पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ स्टोरीज पड़ी हुई है, आगे कुछ एक सीरीज चला दूंगा, कम से कम 50 कहानियां, जो आपको ये बताएंगी कि कब डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, किस बात में क्या इंट्रोड्यूस करना है, क्या इंट्रोड्यूस नहीं करना। इसके अलावा अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द सफिशिएंट फॉर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या क्या होता है, ईमानदारी एवं अखंडता, लोक सेवा एवं पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। यहां साफ साफ लिखा है, यह पेपर केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र और निर्णय क्षमता की परीक्षा है। लेकिन कोचिंग संस्थान बताते हैं ज्ञान है, और ज्ञान कौन देगा, केवल हम दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को डाइवर्जन लेने के चक्कर में फोर्थ पेपर की तैयारी सबसे पहले शुरू करता है, जबकि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इन यूपीएससी। लास्ट पार्ट क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसी को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी आएगी। अदरवाइज कितना भी ज्ञान लेके आप रखे रहें, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा। आज कुछ और पूछा है, कल कुछ और पूछेगा। तो अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स जो आप लगातार देखते रहें, मोरल स्टोरीज एंड सम डिफिनेशन, कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि जब नैतिकता बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, है ना, या जब वो कहेगा कि नैतिक एथिक्स और मोरलिटी में क्या अंतर है, निस्वार्थ और नैतिकता में क्या अंतर है, तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कर्तव्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अधिकार किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। ये सब पॉलिटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में कर्तव्य की परिभाषा, अधिकार की परिभाषा, ये सब आपको पॉलिटी में मिल जाएगी। यानी जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये पेपर अपने आप क्लियर होगा। फिर भी स्टोरीज मैं आपको ढेर सारी श्रृंखला के तौर पर प्रोवाइड करूंगा। अभिवृत्ति में सकारात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण। अब आप बताइए, किसी किताब से तो नहीं आएगा सकारात्मक सोच, किसी किताब में नहीं आएगा, लिखा है और ना कहीं से आएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये भी कहीं से आएगी नहीं, आपके अंदर इनबिल्ड है, बस आपको उसको धीरे धीरे शार्प करना है। अपने अंदर के जो क्षमता है उसको बाहर निकालना है, वो ही है टॉपिक। नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी, जब आप डिसीजन लेने की कंडीशन में होंगे ना। और लीडरशिप क्वालिटी की शुरुआत कहां से करनी है, घर से करनी है। और घर वाले आपको डिसीजन कब लेने देंगे या आपका डिसीजन कब सुनेंगे, जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी। यानी जो आप डिसीजन देंगे सिस्टमेटिक देंगे, परिवार के हित में देंगे, परिवार का डेवलपमेंट हो उससे संबंधित हो, परिवार के लोगों के भावनाओं से संबंधित हो, तभी तो आपका डिसीजन माना जाएगा। तो ये क्वालिटी सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर है अपना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सुखी रहें, सभी खुशहाल रहें। पर आज के टाइम में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम समाज से प्रभावित होकर दूसरों की बुराई में अपना मैक्सिमम समय निकाल देते हैं। तो याद रखें कि आपको ऊपर वाले ने ताकत इसलिए नहीं दी कि आपकी दूसरे बुराई में समय निकालें, आपको ताकत इसलिए मिली है कि आप उसका उपयोग करके अपना आत्म विकास करें। दूसरों की तरफ जब हम एक उंगली बढ़ाते हैं, देखिए ये देखिए, जैसे एक उंगली आप बढ़ाएंगे तो ये 3 हमेशा आपकी तरफ होंगी। यहीं से सीखना है भावनात्मक बुद्धि। जब जब हम कहेंगे ये नालायक है तो 3 उंगलियां कहेंगे तू भी नालायक है। हम तो एक उंगली से कह रहे हैं नालायक है और हमारी आत्मा हमको 3 उंगली से कह रही है हम नालायक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों की बुराई में नहीं, सबकी भलाई की सोचें, सब बढ़ें, सब आगे जाएं। न जाति, न पात, न धर्म, हर व्यक्ति मानव है और मानव को आगे बढ़ने का अधिकार है। ये डियर आपको क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ड करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगी और किसी बाबा से पढ़ के आपको इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। और आइए, कर्तव्य, परिणामवाद, सद्गुण, नैतिकता, केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब हुआ कि आप केस के बारे को कैसे स्टडी कर पाएंगे। न्यूज आती है, फला आईएएस अधिकारी पकड़ा गया, ये करप्शन हुआ, फला ये घटना घटी, उसका ये परिणाम हुआ। तो यही से आप सीखेंगे ना, यानी टोटल पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू द लर्निंग प्रोसीजर। यानी जितना आप सीखेंगे वो आपके काम आएगा। इसके बाद लोक सेवा में मूल्य, संवैधानिक मूल्य, ये आपको पॉलिटी से आएगा। नागरिक अधिकार, ये आपको पॉलिटी से आएगा। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये सब्जेक्ट ही होता है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। यानी इस पूरे पेपर के सिलेबस को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेपर आपका है और आपके बाहुबल पे आधारित है। आप अपनी क्षमता का जितना विकास करेंगे उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। और ये पेपर इसलिए भी डिजाइन है कि अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होगी तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। पर इसको कहीं से पढ़ना नहीं है, इनबिल्ड करना है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं माइक्रो सिलेबस पे। तो माइक्रो सिलेबस आज की वीडियो में पूरा नहीं कराएंगे, इतिहास यानी हिस्ट्री के कुछ पार्ट पे हम माइक्रो सिलेबस आपको बता देंगे, कुछ पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरह पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी जियोग्राफी, पूरी इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के माइक्रो लेवल तक, यानी किसी टॉपिक में सब टॉपिक आपको क्या पढ़ने वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। पाषाण काल से मौर्य साम्राज्य तक भारत की गौरवशाली सभ्यता की यात्रा। अब आप देखिए, भारत में प्राचीन सांस्कृतिक विकास, जब आप जाएंगे यानी माइक्रो सिलेबस में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा। प्राचीन काल के स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, शिलालेख, सिक्के, साहित्यिक ग्रंथ, ये सभी प्राचीन भारत को समझने के प्रमुख स्रोत हैं। कभी कभी यहां से यूपीएससी पूछ लेता है कि इतिहास को समझने के स्रोत क्या क्या है। तो आपको ये जो पोर्शन है इसके बारे में इतना पता हो कि आप बड़े आराम से लिख लें। या कोई घर में आपके बच्चा हो पूछे कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कहां से समझ मिलती है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सके, तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। अगला, भारतीय प्राचीन काल की अवधि, प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्त साम्राज्य तक हजारों वर्षों की सतत सांस्कृतिक परंपरा। पाषाण काल से लौह युग तक मानव सभ्यता का क्रमिक विकास, पत्थर के औजार से धातु उपकरणों तक अद्भुत यात्रा। ये जैसे माइक्रो पार्ट है, यानी जब आपको जानना है तो इतना पता होना चाहिए। अभी मैंने एक नया ग्राफ आपको दिया, ये सारे ग्राफ आप नोट कर लेना। पूरा पाषाण 20 लाख से 10,000 बीसी आदिम शिकारी संग्रहकर्ता, यानी इस काल में लोग आदिम शिकारी होते, संग्रह करते थे, अपने लिए व्यवस्था करते थे। नवपाषाण आया 8,000 से 4,000 बीसी तक, कृषि और स्थायी गांव, यहां से कृषि का भी शुरुआत हो गई थी और परमानेंट विलेज भी स्थापित करने लगे थे लोग। इसके बाद आ गए, ये बीच वाला हिस्सा है मध्य पाषाण, ये 10,000 से लेकर 8,000 बीसी तक था, प्रारंभिक उपकरण और बसावट। यानी इसके बाद सीधा यहां आए थे और यहां के बाद हम यहां गए, यहां के बाद फिर हम यहां आए। यहां क्या आया, ताम्र पाषाण, 4,000 से 1,500 बीसी, ताम्र कांसा उपयोग और व्यापार। अब इसमें माइक्रो पार्ट में ये पता तो हमें सब होना चाहिए, पर इसको थोड़ा सा डेप्थ पढ़ना, तांबे से रिलेटेड है ना, धातु से संबंधित है,
तो धातु ने जीवन पे क्या क्या प्रभाव डाला, धातुओं की जानकारी हो जाने से लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे बदली, ये यहां से हमें सीख मिलती है। इसके बाद फिर आता है चरवाहा और कृषक समुदाय। तो जाहिर सी बात है, नवपाषाण आ गया, धातु की जानकारी हो गई, धातुओं से इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे। जब इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे तो फिर आगे की सोचे। नवपाषाण काल में कृषि, अस्थायी बस्तियों का निर्माण, फसल उगाने की शुरुआत यहां से हो गई थी। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना और कृषि के साथ पशुपालन का संयोजन, यानी पशुओं का उपयोग अपने भरण पोषण में भी करते थे और उनका यूटिलाइजेशन कहां करते थे, कृषि में करते। ट्रैक्टर तो था नहीं। इसके बाद सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि जब लोग, प्राचीन नवपाषाण काल था, लोग दूर दूर रहते थे, बस्तियां दूर दूर होती थी, तो सामाजिक संगठन की भी शुरुआत हुई। कारण क्या है, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए। तो प्रारंभिक लौह युग में जनजाति से ग्रामीण समाज की ओर संक्रमण। जो लोग जनजातीय तौर पे रहते, जनजातीय मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कास्ट, यानी किसी जाति से संबंधित नहीं है। जनजाति मतलब जो जंगलों, मतलब ग्रामीणों की तरफ नहीं आए थे, सभ्यता की ओर नहीं आए थे, उनका मतलब है यहाँ जनजाति। ये कहां से ग्रामीण समाज की ओर संक्रमण हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। भौगोलिक वितरण, सिंधु गंगा दक्कन के पठार एवं विविध सांस्कृतिक केंद्रों का उदय। यह हमें पता होना चाहिए, सिंधु गंगा और दक्कन के पठार के आसपास किन सांस्कृतिक केंद्रों का उदय हुआ, यह हमारी जानकारी में होना चाहिए। अब आ गए सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, पंजाब से गुजरात तक 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली विशाल सभ्यता। दरअसल इतिहास जैसे कहते हैं बूस्टर का यहीं से काम करना शुरू करता है। नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में सुनियोजित सड़कें, जल निकासी और अन्न भंडार, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्यापार में मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार ये शुरू हो गया था। कृषि और शिल्प, गेहूं जौ की खेती, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण में दक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा खंड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जितने सब टॉपिक दिए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक उन्नत सभ्यता की पहचान, ये लाइनें, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं दी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने समय में सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में एक थी। बाट एवं माप, पूरे साम्राज्य में एक समान मानकीकृत प्रणाली का उपयोग होता था। लिपि और भाषा, सिंधु लिपि आज भी अनुवादित नहीं हो सकी है। समाज वर्गीकृत, सामाजिक संरचना, शासक, व्यापारी और शिल्पकार। धर्म में मातृ देवी पूजा और पुष्पज जैसे प्रतीकात्मक धार्मिक विश्वास। कला और वास्तुकला, पक्की ईंटों से निर्मित भवन और उन्नत जल निकासी की व्यवस्था। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये हमें फायदा इस मामले में पहुंचाता है कि इससे हमारे क्या होगा, सब टॉपिक तैयार होंगे तो उसमें बातें हमारी समझ में आती रहेंगी। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आर्यों का आगमन, बाहरी जनजातियों के प्रवेश से सामाजिक संतुलन बिगड़ा। जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी के सूखने, वर्षा में कमी से कृषि संकट। अब यहां जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो इसी से हम एक सबक सीखेंगे, केस स्टडी। क्या केस स्टडी सीखेंगे कि नदी का पानी कम होना यानी सूख जाना, कैसे उसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है आज के वर्तमान युग में। ये हमारे लिए क्या हो गया, केस स्टडी का पार्ट हो गया। व्यापार मार्गों में परिवर्तन, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध टूटने से आर्थिक पतन हुआ। सांस्कृतिक संक्रमण, हड़प्पा संस्कृति का वैदिक संस्कृत में क्रमिक विलय हो गया, सीक्वेंस में धीरे धीरे विलय कर गई। अब आ जाते हैं वैदिक कालीन समाज पे। आर्यों के भारत आगमन के साथ एक नई संस्कृति परंपरा का उदय हुआ जिसने भारतीय सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, ये हेडलाइन होगी। कहता आर्यों का मूल घर, मध्य एशिया से भारत में प्रवास, आर्य यहां से आए। आर्य संस्कृति, अश्वपालन, यज्ञ परंपरा और संस्कृतिक भाषा थी। वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद में दार्शनिक चिंतन के उच्चतम व्यक्ति। अब यहां हमें ध्यान रखना है कि वेद किसे कहते हैं, उपनिषद के, उपनिषद किसे कहते हैं। ठीक है, उपनिषद मतलब पास बैठ के सुनने वाला। ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल, समाज और धर्म का क्रमिक विकास, ये इंपॉर्टेंट।
वैदिक काल की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संगठन, जनजातीय सभ्यताओं से राजशाही की ओर, राजा, सभा और समिति का महत्व, ये निर्माण होना शुरू हो गया। सामाजिक संगठन, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उदय हुआ। ध्यान रखना कहां से, वैदिक काल की सामाजिक संरचना, ठीक है। आर्थिक स्थिति में कृषि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय के बारे में कहा जाता है ये विनिमय में भी काम आती थी ना, गाय अपना एक अपने आप में एक मूल्य होती थी। धर्म और विचार, वेदों में प्रकृति देवताओं की उपासना, ब्रह्म आत्मा का दार्शनिक चिंतन, ये भी हिस्सा हो गया। यानी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे पूर्व मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण का युग, गंगा के मैदानों में नए नगरों का उदय, पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण केंद्र, 16 महाजनपद, 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 शक्तिशाली राज्यों का अस्तित्व था। मगध, कौशल, वत्स, अवंती सबसे प्रमुख थे। गण संघ एवं गणतंत्र, वज्जी, मल्ल, तिष्ठत जैसे गणतांत्रिक राज्य जहां शासन सामूहिक निर्णय पर आधारित था। ठीक, ये उसका पोर्शन है इंग्लिश में, इसे आप देख लेना। पूर्व मौर्य काल के प्रमुख राजवंश, जो मौर्य काल के पहले का राजवंश थे उनमें प्रमुख में कौन कौन थे। हर्यक राजवंश, मगध की शक्ति का उदय, बिंबिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, राजगृह इनकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश, साम्राज्य का विस्तार, अवंती और वत्स जैसे प्रतिद्वंदी राज्यों को जीतकर मगध की सीमाओं का विस्तार किया गया। नंद वंश, अंतिम पूर्व मौर्य शासक, महापद्मनंद के विशाल सेना और अपार धन संपदा से शासन किया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका। आज की क्लास में यहां तक की पीपीटी पे हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल यह है कि जितना टॉपिक मैंने बताया और जो सब टॉपिक बताए, इनको आप पढ़ेंगे कैसे और रिकॉल कैसे करेंगे दिमाग में। तो पढ़ते वक्त अगर आपको किसी एनसीईआरटी की बुक आपको 11-12 से नहीं समझ में आ रहा है, 9-10 से नहीं समझ, तो और आप स्टार्टिंग में आ जाइए और जब हिस्ट्री को पढ़िए तो उसको विजुअलाइजेशन करिए। कोई भी टॉपिक तभी हमें याद होता है जब उसको हम कल्पनाओं में ढाल लेते हैं, है ना। कल्पनाओं में जिन बातों को आप ढाल लेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी। इसीलिए फिल्में, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश फिल्में हो, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, वो फिल्में हमें इसलिए याद रहती है कि हमारे सामने उनका एक पिक्चर होता है, फिगर होता है। तो याद रखना, जब हम ये हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक साम्राज्य की कल्पना करेंगे। जैसे कल्पना करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूँ। बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, बड़े बड़े महल बने हुए थे, साम्राज्य बना हुआ था, राजशाही थी, वहां से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस वाले हिस्से को आप कवर करेंगे। अगला वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। अब सवाल है कि हम टॉपिक पे कब आएंगे, शुरू होंगे। पहले मैं आपको माइक्रो सिलेबस तक पहुंचाऊंगा। 4 वीडियो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हो सकता है 6-7 हो। आप ये माइक्रो टॉपिक नोट करना शुरू कर दें। जो स्टार्टिंग के मैंने सिलेबस यूपीएससी वाले बताए वो ऑलरेडी आपके टेबल पे होनी चाहिए, आपकी निगाहें हमेशा वहां तक होनी चाहिए। आगे हम आपको एक कहानियों की सीरीज भी लेके आएंगे, जहां से आप पॉजिटिव भी होंगे, केस स्टडी में भी यूटिलाइजेशन करेंगे, और वो आपके लिखने के भी काम में आएगा और लास्ट में आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। इसके अलावा साथ साथ हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैं मानता हूं और ये यूपीएससी भी मानती है। तो मुझे क्या लगता है, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, दोनों के लिए एप्टीट्यूड की क्लासेस बड़े डेप्थ में ले आऊंगा और हर एक टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे स्टडी मटेरियल होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, जिन्हें आप करके अपना एप्टीट्यूड मजबूत करेंगे। मुझे क्या लगता है कि हर व्यक्ति के जिसका एप्टीट्यूड मजबूत हो जाएगा, फिर वो आगे का रास्ता अपने आप तय कर लेगा। उदाहरण के तौर पर, कोई आदमी युद्ध हो रहा हो, योद्धा जा रहे हो, बड़े बड़े पहलवान, सबके हाथ में तलवार हो, पर तलवार में धार न हो, तो यदि तलवार में धार हो गई, शार्प हो गई, तो जाहिर सी बात है वो युद्ध तो कर ही लेगा। तो दरअसल वही तलवार में धार पैदा करने के लिए एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये जो प्रयास है मेरा, इसको अपने मित्रों तक, शुभचिंतकों तक, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए, लोग जुड़े रहें इससे। मेरा इसमें व्यक्तिगत फायदा नहीं है, समाज और देश का भला होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोग सफलता के शिखर तक जाएंगे, माता पिता के सपने पूरे होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।